क्लब ऑफ इंडिया में जनता पार्टी की ओर से 9 नियुक्त पदाधिकारियों के और दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश बेनीवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है और 9 नियुक्त पदाधिकारी जिन्हें सम्मानित किया जाना है अनेकानेक स्टेट से आए हुए हैं, उनको सम्मानित करना है। सम्मानित करने वाले में चंदेश्वर जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इनको सम्मानित किया जाना है। नरेश बेनीवाल जी को सम्मानित किया जाना है और राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय से और बहुत लंबे अरसे से इनका राजनीतिक अनुभव रहा है और इनको जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। और राष्ट्रीय संयोजक के रूप में हमारे दीक्षित जी, रामाश्रय दीक्षित जी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में और जेपी सेनानी और जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े हुए तेज नारायण बाबू हैं। उसके बाद श्यामनंदन प्रसाद, जो लोकसभा जनता पार्टी से बनारस लोकसभा चुनाव से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसके उम्मीदवार थे। उसके बाद सुरेश कुमार जी, जिनको राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी जानी है, ये सभी लोग मंचासीन है। उनको मनोनयन पत्र दे करके और सम्मानित किया जाएगा। आगे की कड़ी में हम कहेंगे कि श्यामनंदन बाबू और बारी बारी से सभी लोग 2 मिनट समय देंगे, अपनी कुछ वैचारिक पृष्ठभूमि को रखेंगे। श्यामनंदन प्रसाद जी। आदरणीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और प्रेस के साथियों, आज का ये विशेष कार्यक्रम जनवरी में 2023 वर्ष का पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी विशेष भूमिका रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनता पार्टी का गठन एक खास परिस्थिति में हुआ था जब देश में आपातकाल लगाया गया था और संविधान की स्वतंत्रता और आम नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार पर काफ़ी अंकुश लगा दिया गया था। अभी पुनः उसी तरह की परिस्थितियाँ बहुत बन रही है देश के अंदर, जहाँ तरह तरह के समस्याएं देश में, राजनीतिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं आ रही, आर्थिक समस्याएं आ रही है और उसके समाधान के लिए जनता पार्टी को एक पार्टी के रूप में पुनः अपने दायित्व का निर्वाह करना है। इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टी के संगठन का विस्तार करना, हर एक राज्य में इसको काफ़ी तेज़ी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। और इसीलिए इस कार्यक्रम को आज विस्तार का कार्यक्रम खास रूप से तय किया गया है और हम लोगों को मिलजुल करके इसे आगे बढ़ाना है, जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में आने की कोशिश की जाए पार्टी के द्वारा। मेरा नाम श्यामनंदन प्रसाद, मैं संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मेरा जन्म स्थान पंडारक पटना बिहार में है। मैं गांव के स्कूल में ही पहले कृषि, खेती और कृषि के पृष्ठभूमि से आने के बाद पढ़ाई के साथ में साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था और मैं जॉब में था। पहले बिहार सरकार, फिर HEC रांची, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर था एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद मैं 2014 में पटना साहब से और 2019 में बनारस से लोकसभा का जनता पार्टी का कैंडिडेट था और राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने भाग लिया था, क्योंकि हमारे पार्टी के कोई सदस्य नहीं थे, इसीलिए उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में मैंने जितने उसके निर्वाचन
मैं भाग लेने वाले MP MLA जितने भी देश में थे सभी को मैंने अपना एक कार्यक्रम भेजा, उसको मेल किया, पार्टी के पदाधिकारियों को भेजा कि मैं कैंडिडेट हूँ और मेरा समर्थन करें। और मतलब रिजल्ट अपने आप में दर्शाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, जो कि पार्टी का चुनाव नहीं है, वो भी पार्टी आधारित चुनाव बन गया है। और उसमें भी मनोनयन 2-4 लोगों का जो नाम प्रस्तावित करते हैं उसी पर जस्ट मुहर लग जाता है, जबकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और उसके संवैधानिक दायित्व की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, वो अपना अलग विषय है। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, क्योंकि एक लंबा सीरीज है, हम लोग के काफ़ी साथी लोग यहाँ हैं जो कि ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कभी करेंगे सुरेश जी कुछ अपना 2 शब्द रखेंगे। हम ये संगठन में ये चाहते हैं हमारी पार्टी में बहुत ही आगे लेके जाने की, क्योंकि इस टाइम हमारा कोई भी पार्टी हो हमारा की कोई साथ नहीं है, सब गरीब कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारी जनता पार्टी हम ये चाहते हैं बहुत ही एक हाथों से एक हाथ करने के सब लोग हाथ मिलाकर हम आगे लेके जाने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए संगठन ऐसे बनाओ बिल्कुल मेहनत से हम लोग एक दूसरे के सगा भाई बन के हम अपना पार्टी लेके ही जाए, यही करो मतलब यही बात। आगे की कड़ी में हम आग्रह करेंगे तिवारी जी से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सम्मानित किए जाने हुए अपना दोस्त। नमस्कार, मैं चंदेश्वर कुमार तिवारी बेतिया पश्चिमी चंपारण से हूँ। माननीय श्री अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार करते हैं कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और आमंत्रित किया, और हमारे माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो मौजूद हैं उन्हें और बाकी सभी गण को मैं नमन करता हूँ कि जनता पार्टी का इतिहास उन्होंने बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझाया, और आगे आने वाले समय में सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं और जनता पार्टी के लिए अपना चुनाव में सहभागिता करेंगे। और जो भी हर स्टेट में जनता पार्टी का विस्तार करीब करीब कर लिया गया है, और बाकी जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी के रूप में उभरेगी, और सभी पार्टियों की तरह नहीं, इसमें काफ़ी पार्टियां मिलजुल कर संगठन एक मोर्चा बनाकर काम करने जा रही है, और इससे एक पार्टी में नई जान आएगी और फिर से वही जनता पार्टी दिखेगी जो 1977 में थी। तो बस जय हिंद, जय भारत। इस सम्मान समारोह में नरेश बेनीवाल जी से हम आग्रह करेंगे इसी तरह से कुछ वैचारिक पृष्ठभूमि। नमस्कार, मेरा नाम नरेश बेनीवाल है और मुझे आज जनता पार्टी से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, और समस्त जो मेरे पदाधिकारी हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जो मेरे साथीगण जो अपना कीमती समय निकाल के इतनी सर्दी में यहाँ उपस्थित है, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना पहला सीएम बनाएगी। और मंच में विराजमान सभी बुद्धिजीवियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं दिल्ली की जनता को एक अच्छी राजनीति के तौर पे खड़ा करूंगा और दिल्ली के अंदर अपना सीएम बनाऊंगा। और मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि दिल्ली के अंदर इस बार जो सीएम होगा वो जनता पार्टी का होगा, क्योंकि आप जानते हो जितनी भी पार्टियां आती हैं वो सिर्फ यहाँ जनता को
बेवकूफ बना के गुमराह करके अपनी सरकार बनाती हैं, कार्य नहीं करते हैं। अगर ये कार्य करते तो आज मेरे युवा बीच रोड पर समोसे नहीं बेचते। आज मेरे सफाई कर्मचारी, आप देखिए दिल्ली के अंदर हालात क्या है। 8 लाख कर्मचारी हैं जो भूखे हैं। दिल्ली सरकार देख रही है, कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गुमराह। और मैं वादा करता हूं अगर हमारी सरकार बनी तो मैं दिल्ली एमसीडी में नई भर्तियां कराऊंगा, सबको पक्का कराऊंगा और युवाओं को एक अच्छी दिशा दूंगा जनता पार्टी की तरफ से। मैं इसी की बात से विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आगे मैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह करूंगा, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं उनसे आग्रह करूंगा अपने विचार रखें। आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी जो 2020 में रजिस्टर उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रवि जी आइए, मिश्रा जी। मैं सबसे पहले माननीय जयप्रकाश नारायण जी द्वारा स्थापित जनता पार्टी, इसका इतिहास बहुत संघर्षमय रहा है, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री दिए और आज जितने भी लगभग 7-8 पार्टियां हैं ये जनता पार्टी से ही निकल के बनी। मैं इसलिए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अब मीडिया को। आस्था में एक कहावत है कि भगवान शंकर के पास 3 आँख थे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मीडिया के पास 4 आँख हैं। समाज के हर अच्छे या बुरे कर्म पर आपकी जो निगाहें होती हैं, शायद कोई कर सकता है। आपके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों पर, बताए हुए कार्यों पर सरकार कार्य करती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रही सवाल जनता पार्टी की, तो यहाँ सम्मानित मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय राज कपूर जी, श्याम नारायण, तेज नारायण सिंह जी, राजनारायण सिंह जी, रामाश्रय दीक्षित जी, अन्य सभी नए दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, नरेश और हमारे त्रिपाठी जी, मैं सबको धन्यवाद ही दूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रवादी के साथ क्यों जनता दल में आया, जनता पार्टी, सारी क्षमा चाहूँगा, जनता पार्टी में क्यों आया। इसका रीजन ये है कि जनता पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है, शुद्ध इतिहास, जहाँ कोई छल कपट वगैरह इस तरह की बातें, समाज के प्रति कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। इससे छवि को मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ विगत वर्षों में इसकी छवि धूमिल हुई है, लोगों ने किया है, लेकिन अब ये धूमिल नहीं होगी। और जो मेरे साथ मैं जनता पार्टी के बैनर तले 17 और पार्टियों के साथ मैं थर्ड फ्रंट स्थापित करने जा रहा हूँ। 17 पार्टियां मेरे साथ और हैं, जिसके साथ मैं थर्ड फ्रंट, तीसरा विकल्प जैसे कि स्थापित करने जा रहा हूँ। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक घोषणा की है कि अगली सरकार 2025 की जनता पार्टी की बनेगी। मैं इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और इनके साथ मैं चलने को तैयार हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता महसूस करेंगे दिल्ली में, मैं चलने को तैयार हूँ। कोशिश करूँगा कि हम इनके हर कार्यक्रम में सम्मिलित हों तथा इनके जो इनकी योजना है सरकार बनाने की, उसमें इनका अहम भूमिका हो और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं
इनको मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं घोषित करता हूँ। मैं चाहूँगा कि इनका प्रयास अथक हो, सही हो और सही दिशा में लेके चलें और अपने आप को ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के दिखावें। यही मेरा सबसे बड़ा इनके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मैं इनसे बड़ा हूँ, आशीर्वाद देने का हक हमको है, तो मैं इनको आशीर्वाद में देता हूँ। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं आग्रह करूंगा गोविंद स्वरूप मिश्रा जी से कि आवे और 2 शब्द इस कार्यक्रम को संबोधित करें। और लोग भी हैं बैठने हाँ, लोग आइए, जो लोग आए हैं बाहर से आए हैं। नहीं आइए आपका, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव के पद से उनको सम्मानित किया जाना है और दिल्ली से लेकर के पूरे देश पर अच्छा खासा संगठन है, तो 2 शब्द। उपस्थित सारे यहाँ पर जितने भी श्रद्धेय लोग हैं, हमसे सारे ही वरिष्ठ हैं और जनता पार्टी का अपना एक इतिहास तो है ही यहाँ पर, और जनता पार्टी ने देश की राजनीति में बहुत कुछ पहले से कर रखा है, उसका कुछ भी हमको बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब ये फिर से कार्यक्रम जो चालू किया गया है कि फिर से जनता पार्टी सबसे आगे आए, बने, ये कुछ काम करे, तो इसमें जो भी सहयोग तन मन धन से हम यहाँ दिल्ली में होते हुए दे सकते हैं। मेरी माननीय जी से बहुत ही लंबी चर्चा हुई है कि पार्टी को कैसे करना है, उसमें जितना भी सहयोग हमसे हो सकेगा हम तन मन धन से देंगे। और बाकी जब भी पार्टी का आदेश होगा हम हाजिर हैं, यहाँ से लेकर के जहाँ का भी होगा। और अंतिम बात मैं एक जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा ज़्यादा बात करने में उतना विश्वास नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं कि काम होगा तभी पार्टी आगे जाएगी। आपस में संवाद बिल्कुल होना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली संवाद ही ना हो, एक्शन भी हो। तो यही हमारा सबसे कहना की गुजारिश है, एक्शन पर फोकस करें। जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेज नारायण बाबू से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि हम सबों के बीच में श्रीमान अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और जनता पार्टी को पुनर्जन्म कराने के लिए उपस्थित सभी मित्रों, जब जनता पार्टी का नाम लिया जाता है तो उस नाम के साथ जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण 74-75 के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता बन गए थे और उनके प्रताप और पराक्रम से इस देश की इंदिरा गांधी के समान, जिनको रणचंडी कहा गया, दुर्गा का अवतार कहा गया, उनकी सत्ता को चुनौती स्वीकार करने के बाद उनको पराजित किया। यह काम जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के महान आंदोलन के व्यापक होने का परिणाम हुआ। किसी भी पार्टी का यदि वैचारिक पृष्ठभूमि न हो तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाती है। आप में से जो इन चीज़ों को समझते हैं, एक जमाना था कि चीन के वैचारिक नेता और भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें उसने घोषित कर दिया, भविष्यवाणी किया कि बिहार इज द लास्ट गेट ऑफ कम्युनिज्म। उस भविष्यवाणी को ध्वस्त करने वाले 2 महान नेता का चित्र आपके सामने है। दूसरी भविष्यवाणी किया पाकिस्तान से भुट्टो ने,
India is ready to divide into 6 parts. The noise and confusion of the Indian democracy saved India and Indian party system. उनकी भविष्यवाणी को भी इन्हीं महापुरुषों ने ध्वस्त किया। अब जब जनता पार्टी एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, लगभग सबको मालूम है, एक पुनर्जन्म की अवस्था प्राप्त करने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा और पीछे चल के विचार करें। जब देश आजाद हुआ था उस समय ये महापुरुष युवाओं के सबसे बड़ा नेता थे, जयप्रकाश नारायण। तो जब देश आजाद हो गया था तो एक अंग्रेज पत्रकार ने महात्मा गांधी से पूछा कि अब तो देश आजाद हो गया, अब आपके पास क्या अगला कार्यक्रम है? तो गांधी जी ने कहा कि टू मूव फॉरवर्ड डेमोक्रेसी ऑन द मार्च, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। अब जो पार्टी होगी एक विचार लोकतंत्र का होगा, उसमें एक धार होगा। लोकतंत्र को यदि माइनस करके चलेंगे तो कोई भी पार्टी इंडिया में भविष्य नहीं बना पाएगी। दूसरा, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के विचारों को एक अभियान के तहत देश के युवाओं में फिर से संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 समझें, पार्ट 3 समझें, उस अभियान के तहत संपूर्ण क्रांति के विचारों को एक बार समझाया जाए। हमारे मन में एक समझ है कि पूरे देश में 100 ऐसे वैचारिक क्रांति के युवा नेता खड़े किए जाएं, जो इस देश में संपूर्ण क्रांति के विचारों के तलवार को एक बार पूरे देश में बढ़िया से चला दें। और जब हमारे पास संपूर्ण क्रांति का विचार होगा और लोकतंत्र होगा तो इस देश में जनता पार्टी का फिर से एक नया भविष्य दिखाई पड़ेगा। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी हो जाएगा, क्योंकि समय कभी कभी बलवान होता है। आज जिसका समय बलवान है, या कल आज़ादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, देश की परिस्थितियों के अनुसार जिन लोगों ने जो काम किया, उनमें से किसी में हम ऐब ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। जिनका काम है ऐब ढूंढना, वो जिंदगी भर ऐब ढूंढते रहें। लेकिन हम ये नकार नहीं सकते कि नेहरू जी ने गलत काम किया सर, हम नकार नहीं सकते कि लाल बहादुर शास्त्री ने गलत काम किया। किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाने का काम हम न करें। अगर हम उंगली उठाते हैं तो हमारी ही 3 उंगलियां हमारे तरफ इशारा करती है कि तुम जिन लोगों में ऐब दिखा रहे हो उससे 3 गुना दोषी तुम हो, तुम में भी 3 गुना ऐब है। और ये कह रहा है कि ऊपर वाला सब जानता है। तुम अपना ऐब छिपा लो और दूसरे के अंदर जितना ऐब दिखाना है दिखा लो। इसलिए अब राजनीति का रचनात्मक फील्ड ये होगा कि हम एक रचनात्मक विचार से, हम एक संपूर्ण क्रांति के विचार से लोगों को तैयार करें। और मुझे यकीन है कि जब संपूर्ण क्रांति के विचार जयप्रकाश नारायण के ज़माने में पूरी भारत की जनता को मोहित किया था, तो यह विचार जरूर फिर से मोहित करेगा। आज जगत के कणों कणों में व्याप्त दुखों की छाया है, मनुष्य स्वार्थ के मोह जाल में माया से भरमाया है। इस समय पैसा के पीछे पागल, हम चूंकि बिहार से हैं, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसने पूरी ताकत लगा के पैसा चूसने का काम नहीं करता है। जो मजदूर 300, 200, 250 रुपया कमाता है, वो बाबू लोगों को जो 1 लाख वेतन कमाता है, वो बेशरम लोग उस 300 रुपया कमाने वाला से घूस लेके काम करता है।
तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जयप्रकाश नारायण के ज़माने में भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी टाइम फिक्स कर जाता। आप ठीक से अध्ययन कर लीजिए। दूसरा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बेशुमार आज के तारीख में हो रहा है, और मैं नारी के ऊपर जब जब अत्याचार हुआ है, पूरा मानव जाति का इतिहास कहता है उस अत्याचार से मुक्ति के लिए लाखों करोड़ों युवा खड़ा हुए हैं हमारे देश में। तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। हम बेहिचक इन बातों को उठाएंगे। तीसरा काम, हम बिहार का उपमा दे सकते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा समय देते हैं, और दूसरे राज्यों में भी एजुकेशन सिस्टम को इतना करप्ट और भ्रष्ट निकम्मा बना दिया जिसका कोई वर्णन नहीं है। एकदम तहस नहस, कोई मतलब का एजुकेशन नहीं, सिर्फ वेतन उठाने वाला फौज है। उसको ठीक करना। चौथा मोर्चा, पुलिस को ठीक करना। चूंकि हम लोग पुलिस से मार खाए हुए हैं बार बार। इस पुलिस वाले लोगों का, पुलिस जो आईपीसी हमारा है हमारे देश में, आज भी आईपीसी क्या है? मैकाले ने आयरलैंड में आयरिश पेनल कोड जो बनाया था उसको आप खरीद लीजिए मार्केट से, और भारतीय इंडियन आईपीसी को देख जाइए, दोनों एक एक शब्द एक एक लाइन एक ही है। मैकाले ने यहाँ लागू करवाया था। उस आईपीसी में हमको अगर पुलिस मारती है तो हम अपनी रक्षा में अगर उसका हम हंटर पकड़ लेते हैं तो हम दोषी होते हैं, और अगर वो बेगुनाह हम हैं तो भी अगर वो मारता है तो भी उसका कोई दोष नहीं है। हमें इस व्यवस्था को भी बदलने की तैयारी करना पड़ेगा। शिक्षा में परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। संपूर्ण क्रांति का मतलब है राजनीति में भी परिवर्तन। मैंने पलामू में एक उम्मीदवार को अपने दम पर जिताने का काम किया। हमने कहा तुम्हारा जो भी पार्टी है उसका झंडा फेंको, पोस्टर फेंको, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और रिकॉल जयप्रकाश नारायण ने ऊब करके, इन नेताओं का जो भ्रष्टाचार है बंद नहीं होता था, ऊब करके जयप्रकाश नारायण ने रिकॉल को भी अनिवार्य बताया। तो उसमें कुछ संशोधन करके हम राजनीति में न्यू पॉलिटी करके एक नई राजनीति के लिए उसी फार्मूला को थोड़ा बहुत संशोधन करके, केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में है, उसको हम समझते हैं कि हमारे बेनीवाल साहब ठीक से इसको तराश के निकालेंगे कि कैसे जयप्रकाश नारायण के राजनीति में न्यू पॉलिटी का जो हस्तक्षेप हो सकता है जनता में, हस्तक्षेप करके हम उसको एक नया पटकनिया दे सके। मैं समझता हूँ नरेश बेनीवाल जी इस काम को करेंगे, और यही हमको कोई ऐसी राजनीति चलनी पड़ेगी कि जो प्रचलित राजनीति है इससे हम अलग कुछ न कुछ कर सकें। अगर उसी का देखा इसकी हम करेंगे, जो कर रहा है वही हम भी दोहराते चले जाएं, तो हमारा कोई सुनने वाला अब नहीं। जैसे गंगा में बहुत पानी बह गई, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थनीति के क्षेत्र में, शिक्षा नीति के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में गंगा की पानी की तरफ बहुत बहाव हुआ, बहुत देश में परिवर्तन हुआ। और हम एक स्वर से कहेंगे कि हमारे नेताओं ने इस देश में जो समय की मांग हुआ, जो परिस्थिति की चपेट में थे वो जी रहे थे, उन्होंने अच्छा काम किया। हम कैसे आप आज नकार सकते हैं कि गांव-गांव में शौचालय बनाया? कैसे कह सकते हैं? किस मुंह से कह सकते हैं? अगर कह दें एक लाइन में तो हम भी राहुल के उत्तराधिकारी हो जाए, नकल करने वाले हो जाए कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। हम सत्य को, एक बात और याद पड़ गई,
गांधी जी के साथ गांधी जी के विचारों को, जयप्रकाश जी के विचारों को अंगीकार करने का जरूरत है। गांधी जी के विचारों के साथ चलने का मतलब क्या है? अगर गांधी जी के साथ चलना है तो उनके विचारों के साथ चलना होगा। विचार क्या है? यदि सत्य के साथ चलने को कदम बढ़ा सकते हैं हम, तो हम चल दें। अगर उतना भी हिम्मत ना हो तो सत्य के मार्ग पर जो चल रहा है उसका समर्थन तो करें। अगर उतना भी हिम्मत ना हो तो जो सत्य मार्ग पर चल पड़ा है उसका हम विरोध तो ना करें। तो कुछ न कुछ एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा। हमारे बीच एक दूसरे से बढ़ के बुद्धिमान और सक्षम लोग हैं। वैचारिक दृष्टि से सभी लोग योग्य हैं। हम भारतवर्ष में 100 जयप्रकाश नारायण खड़ा करना चाहते हैं। हम भारतवर्ष में 100 ऐसे ही युवा खड़ा करना चाहते हैं जो संकल्प जो लेता है उस संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने विचारों को धरती पर उतारने के लिए, जो सिद्धांत व्यवहार में ना आ सके वो सिद्धांत में भी नहीं कहलाया। जो सिद्धांत विचार का बने वो व्यवहार में लाने योग्य बने। अभी कह रहे थे ज्ञान, वो विवेकानंद की बात बोल रहे थे, ज्ञान भारम क्रिया बिना। अगर हमारे पास 10 लोग हैं बहुत बुद्धिमान, लेकिन उनका कोई उसका यूज नहीं हो रहा है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। तो हम वैसा न बने। हम कोशिश करें भारत में एक नई राजनीति की पहल करने का। हमको यकीन है कि हम एक प्लानिंग करेंगे। 4 मोर्चे पर हमको काम करना होगा। एक शिक्षण का मोर्चा, शिक्षण 2-3 प्रकार का, युवाओं को प्रशिक्षित करके तैयार करना, अपने आप को प्रशिक्षित करके तैयार करना, और भाषणों से समाज के भीड़ को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से लोगों में संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को तेज करवाना एक मोर्चा ही है। दूसरा मोर्चा होगा संगठन का, जो काम आरंभ हुआ है। इस काम को बखूबी हमारे अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। संगठन के विस्तार का काम, ये दूसरा मोर्चा होगा। तीसरा मोर्चा होगा संघर्ष का। अगर हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए रोड पर नहीं उतरेंगे, सत्याग्रह न करेंगे, हम इस बर्बर सत्ता के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे, जहां भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम चुप के साथ देंगे, तो हम एक पक्का जान लीजिए, एक भी वोट नहीं देगा हमको, आपको एकदम पक्का जान लीजिए। हमारे तरफ दुनिया तभी आकर्षित होगी जब आप चैलेंज करेंगे। चेंज ना भी कर सके अभी, तो हम इस सड़ी गली शैतानी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए संघर्ष के ऊपर ध्यान दें। ये तीसरा काम। चौथा काम क्या करना होगा? चौथा काम करना होगा, हमारे जो मित्र हैं उनको कभी शत्रु ना बनने दें, और हमारे जो तटस्थ हैं उनको हम मित्र बनावें, और हमारे जो शत्रु हैं उनको हम मित्र बनावें। अपनी संख्या बढ़ाने का काम करें। अगर हम अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं तो आज ही हथियार डाल दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी का प्रवाह चला हुआ है, तूफान चला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब सेना कुछ नहीं करती है, कहीं युद्ध का मैदान नहीं दिखाई पड़ता है, तो अपने बैरक में परेड करती है। हम उस परेड का सिपाही बने, और हम सब आदमी, अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग, अपने को एक अदना कार्यकर्ता घोषित करें। पदाधिकारी में मुंह फुला के बैठल न रहे। पदाधिकारी काम चलाओ व्यवस्था है,
पदाधिकारी हो गए तो क्या हो गए? कुछ नहीं हो गए। अगर आप अपने को सामाजिक कार्यकर्ता, अदना कार्यकर्ता के रूप में जनता के सच्चे मित्र बनते हैं तो जनता भी आकर्षित होगी। ये सब काम करना पड़ेगा। चूँकि राज कपूर बाबू ने कहा कि आप थोड़ा विस्तार में कहिएगा, और जहाँ कहीं भी भारत में संपूर्ण क्रांति के विचारों से लैस करने के लिए 10, 20, 50 लोगों का शिविर, ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेंगे, वहाँ हम आने को तैयार हैं। पूरा इंडिया में कहीं भी हमारे ऐसे पुराने जमाने के मित्र सब जगह हैं। क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के जमाने में युवाओं का जो नेशनल टीम बना था, नेशनल लीडरशिप ग्रुप बना था, उसका एक अदना सदस्य हम भी थे। तो मुझको यकीन है कि संपूर्ण क्रांति के विचार को जनता पार्टी का विचार मान लिया जाए। जयप्रकाश नारायण का महान नेतृत्व को जनता पार्टी का आराध्य मान लिया जाए। इतना करेंगे तो पहले तो हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, केजरीवाल को हम लोग खत्म करेंगे, एकदम खत्म करेंगे। वो लुच्चा आदमी है, उस लुच्चा आदमी, ठग आदमी को तो मेहनत करके उजाड़ना पड़ेगा। दोगली राजनीति करता है, बिल्कुल इतना घटिया राजनीति, एकदम रसातल में देश को भेजने की बात करता है। दूसरी बात, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नाव में बैठ करके जो गंगा पार किया, गंगा पार होने के बाद वही आदमी कहता है अरे देखो देखो नाव में तो छेद है। ऐसे चोट्टे लोगों से भी सावधान होना पड़ेगा। तो और कुछ कहना है? और चाहिए आपको? सारा कुछ बोल दिया आपने। ठीक, तो कुछ बात और कहना चाहते हैं। बात ये कि हम जितना नीचा हो सकते हैं उतना ऊपर उठ सकते हैं। नीचे नीचे जो चले सबसे ऊपर हो जाए, इस फॉर्मूला पर आ जाए। एक इस जनता पार्टी में एक महिला बहन है, महिलाओं को माइनस करके अगर हमारे देश में संपूर्ण क्रांति की बात की जाएगी तो वह 0 परिणाम, रिजल्ट पूरी तरह 0, रत्ती भर परिणाम नहीं आने वाला है। जयप्रकाश नारायण ने 40 महिलाओं का एक टीम बनाया था, अद्भुत टीम, और कितना एक्टिव होकर ये काम करती थी शराबबंदी वगैरह में, वो हम लोगों ने देखा है। एक बात और मन में ध्यान में रखना है, पुलिस के प्रति भी घृणा नहीं रखना है। चोर आदमी, हम तो जेल में थे तो चोर ही खाना बनाता था मेरा, हाँ, और वो चोर से खूब गप करते थे। तो हमको एक चीज ज्ञान दिया वो कि मालिक जी हमने के जे मेट हथिन एकदम धर्मराज हथिन, जे 20% इनकर होगा है, आज ये बच के बराबर सबके बराबर बांट रहे हथिन। इतना धर्मराज हथिन कि कुछ कहीं के ना, उनकी वाह। फिर उसको हमने पूछा कि जब तुम जाते हो चोरी करने तो कभी कुछ ज्यादा मिल जाता होगा, कभी बहुत लटर पटर या नहीं लेके आता होगा। तो कहता था कि क्या कहे मालिक जी, जौन दिन 8 आना 1 रुपया लावा हली ना, हमार घर के औरत जो है बड़ी उलहना दे हले कि कर्महीन तू निकलना, तू अभागा निकलना, चोरियों करे गेला तो 8वां न लेना। तो आज जो है चोर का स्कोप बढ़ गया। कल मैं एक आदमी से कह रहा था चोर लोगों का स्कोप बढ़ गया, इसलिए गांव के घरों में चोर अभी नहीं जाता है, इतना स्कोप बढ़ गया। समूचा डिपार्टमेंट आधा पैसा बांटता है, करप्शन में पता ले लीजिए, कहीं कहीं 60 पैसा। मैं चूंकि स्टेट कमेटी में भी रहा और बहुत से हमारे मित्र डीसी झारखंड में रहा, इसलिए डीसी और एसपी कमेटी, नक्सल के विरुद्ध भी कमेटी में रहा।
तो हमने एक बार रोस्टर मीटिंग में शामिल होने के कारण हमने कहा कि आप लोग जो आधा पैसा बांट लेते हैं, पूरा कागजवा पर भौचरवे ऑफिसों में बना के काहे न पैसा निकाल लेते हैं, रख लीजिए। एक डीसी बहुत सज्जन था, संतोष मैथुर, जहाँ भी इंडिया में मिले उसने कहा कि हमको खुद समझ में आ गया है, इसका कुछ प्रयोग करेंगे। जो हम लोगों ने रवि चोपड़ा के साथ प्रयोग किया उसको आप देख सकते हैं। विदाउट करप्शन 200 गांव में हम लोगों ने चेक डैम बनाया, 98 नहीं करप्शन हुआ उसमें। और ये कमाल दिखाया संतोष मैथुर ने, जहां कहीं भी संतोष मैथुर। इसलिए जो लोग कहता है कि व्यवस्था भ्रष्ट है, तो हम तो कहते हैं अगर व्यवस्था भ्रष्ट है तो ये भ्रष्ट व्यवस्था में भगवान भी जन्म ले लेंगे तो जन वितरण प्रणाली का काम करेंगे वो, तो भी चोर हो जाएंगे, ईमानदार होंगे तो सब संपत्ति बेच देंगे, तभी ना होगा। इसलिए ये जो व्यवस्था है, संपूर्ण क्रांति में एक बड़ी बात उठती थी कि व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन को कहना आसान है, लेकिन व्यवस्था, नई व्यवस्था का रूप स्वरूप चित्र क्या होगा, इसको डिफाइन करना समझाना बड़ी कठिन है। नहीं तो आप किसी से अपने फील्ड में जाके पूछिए कि नई व्यवस्था का रूप स्वरूप क्या होगा, डिफाइन करके बताओ, बात बनावेगा, बतावेगा नहीं। आजमा के देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर कभी हम बैठेंगे तो उस पर बात करेंगे। एक चीज पर और ध्यान जाता है मेरा, हमारे देश में जाति व्यवस्था का जहर फैला हुआ है बेशुमार। इस देश में क्या था, सदियों से चला आ रहा था पुरुषों की जाति। अगर गुजर रहा है तो बोलता था कि कहार जा रहा है, वो धानुक जा रहा है, कोयली जा रहा है, वो बाबा जी जा रहा है, इस तरह से बोलता था। लेकिन कोई औरत जा रही है तो उसको कभी नहीं कहता था कि, कहता था फलना की औरत जा रही है, उसकी औरत जा रही है, उसकी कोई जाति नहीं मानी गई। औरतों की हमारे देश में कोई जाति नहीं मानी गई। तो औरतों की जाति नहीं मानी गई तो औरत से जो जन्म पाता है पुरुष, उसकी जाति को जयप्रकाश नारायण ने खत्म करने का अभियान चलाया था। आप एक किताब जयप्रकाश नारायण का है, 2 भाग में, मेरी विचार यात्रा। हो सके तो आप इच्छुक हो जाइए उस किताब को पढ़ने के लिए। दूसरा एक छोटा सा बुकलेट है, 5 जून को संपूर्ण क्रांति का आह्वान पटना के गांधी मैदान में 5 लाख से अधिक की जन सैलाब के पीछे उन्होंने किया था। उस दिन पता नहीं उनको क्या हो गया था, सारे जिंदगी के फिलॉसफी को उस सभा में उन्होंने पूरा 1.5 घंटा का भाषण, कभी जयप्रकाश जी 1.5 घंटा भाषण नहीं दे पाते थे, रोग था ना उनको चिन्नी का, 1.5 घंटा भाषण दिया, इतना पेशेंसली, मानो एक गुरुजी है, जैसे गुरुजी प्रेम पूर्वक समझाता है लड़के को, उस तरह से उस सभा को जयप्रकाश नारायण ने समझाया। वही किताब छप गया, संपूर्ण क्रांति के लिए आह्वान, एक ये किताब, कहीं से आप चाहिए तो मिल जाएगा। और दूसरा जयप्रकाश नारायण की मेरी विचार यात्रा, एक किताब के लिए। और चूंकि भारत देश है ना, एक किताब के शायद कुछ पढ़े हुए होंगे, एक किताब का नाम है अनकही कहानी, अनटोल्ड स्टोरी, पढ़े हैं सर? तो हम सभी मित्रों से अनुरोध करेंगे, टी.एन. कौल का किताब है वो, अनटोल्ड स्टोरी अंग्रेजी, उसका हिंदी रूपांतरण किया हुआ है अनकही कहानी। इसको भी जहां से भी मिले आप पढ़ लीजिए, आपका सब दिमाग ठीक हो जाएगा भारत के बारे में। कुछ इतिहास को भी जानना जरूरी है। इतिहास अगर हम आप नहीं जानेंगे तो आप जाएंगे ना, तो जहां भी जाएंगे वहां बहस करने वाला आपको पराजित करना चाहेगा। जयप्रकाश नारायण तो यूटोपियन था, कम्युनिस्ट लोग यही कहता था ना, ये तो पुराने हैं सर जी, जानते हैं। जयप्रकाश नारायण के बाद हम लोग एक पागल लोग थे, पूरी तरह आज हम गछ रहे हैं कि हम लोग उन दिनों पागल हो गए थे।
घर से निकल गए तो 6 महीना नहीं आ रहे हैं, ये गांव से वो गांव। ऐसा ऐसा आदमी मिल जाता था जो जयप्रकाश नारायण को उल्लू बनाने के लिए हम लोगों को मजबूर करता था। यूटोपियन आदमी है। उस यूटोपियन कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों का कुछ कहानी आप जान जाइए। अपने कुबुद्धि से कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से भारत में खत्म हो गया। जैसे भूमि समस्या का विसर्जन विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चला के कर दिया, उसके बाद रहा नहीं, फिर भी कम्युनिस्टों ने भूमि समस्या को उठाया, फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। अब नक्सलियों का देख लीजिए, हमारे बहुत से मित्र नक्सली बन गए थे, बहुत से लोगों को मौका पर हमने छुड़वाया भी। उनकी बहुत बड़ी फौज, ये सब चीन से गाइडेड है। आप ठीक से पता लीजिएगा, मालूम हो जाएगा। तो आज भी जहां भी जाइएगा उसका आदमी मिल जाएगा आपको, ऐसा ढंग से बोलेगा कि लगेगा कि कतर रहा है हमको, लेकिन उसके पास अभी कोई उत्तर नहीं है। वो भी अब हथियार डाल दिया है, इसलिए उससे भी घबराने का जरूरत नहीं है। घबराना कहाँ है? केजरीवाल ऐसा आदमी से वो भी घबराना नहीं है। वो कहेगा जो सब औरत जीती फ्री बस में, सभे के मिलती पानी फ्री, सभे के देवी बिजली फ्री, ये धंधा किए हुए है, यही पर ना जीत जाता है। और उसका कोई गुण है? कोई गुण है? दिल्ली वाले लोगों से पूछ लीजिए घर घर, कोई गुण नहीं है। ये जो हमारे यहाँ जो फ्री का अगर 20 रुपया भी बटे तो लाइन में लग जाएगा सब आदमी, हमारे घर का भी आदमी लग सकता है। ये फ्री पाने की प्रवृत्ति जो है, गुजरात से आए कि नहीं कोई? हरियाणा फ्री पाने की प्रवृत्ति सभी देशों में नहीं है, नहीं कहीं नहीं है। बस हम तो कर्नाटक में, केरला में, मदुरई वगैरह में हम गए तो हमको लगा कि ऐसा ये तो स्वर्ग है। ट्रेनों में चलें तो एक आदमी बैठता है, फालतू नहीं बैठता है, खड़े रहेगा चलेगा। और हर कोई माथा में सवेरे पहर निकलेगा बेली का फूल गांठ के, एक राउंड घूम जाइए। हम पूरा भारत तो नहीं घूमे हैं, लेकिन जयप्रकाश जी के आंदोलन में कुछ जिम्मेवारी ऐसा था कि लगभग 75% भारत घूमे हैं। और सबसे घटिया हमारा बिहार, जो नीतीश बाबू, नीतीश मैंने मेरा नाम लेके नीतीश के पास जा सकते हैं, एक ही जिला के रहने वाले हैं। तो नीतीश बाबू अब क्या बोलते हैं कि आपको अब कुछ कहना है, आप तो सब जानते ही हैं, हम आपको क्या बोले, सब आपको पता है। अब उनके पास कंठ बंद हो गया है, बैठते हैं तो उठते नहीं है, कहड़ गया है वो आदमी। जितना काम किया है वो सब गलत। कोई भी बहाली को जो 3 महीना में हो सकता है, 100 दिन के अंदर, उस बहाली को उसने 2 वर्ष 3 वर्ष भी नहीं किया है। तो हमारी जनता पार्टी और जनता पार्टी के जो सेनापति, सैनिक और सेनापति हैं, ये सब लोग कम से कम ये जनता में संदेश दें कि हम जो कहेंगे वही करेंगे, हम वही बात बोलेंगे जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। जिसको प्रमाणित ना कर सकें उस बात को अपने जवान से हरगिज न निकाला जाए। ठीक है कि नहीं? सही, एकदम सही। अगर हम भी खुद बेमतलब के दूसरे पर आरोप लगाते रहें, झूठ बोलते रहें, तो ये कहीं का ये आदमी नहीं रहेगा। ये आदमी खुद डूबेगा और समूचे जमात को डुबा देगा। इसलिए ध्यान रखिए, एक एक सेनापति आप लोग हैं, हम लोग हैं, साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोग वही बात बोलें। किसी के ऊपर आरोप लगावे तो राहुल गांधी का भाई ना बन जाए, जिसका प्रमाण नहीं दे सकते, कोर्ट में क्षमा याचना बार बार करना पड़े, उस तरह का प्रमाण हम नहीं देंगे, उस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। अगर सत्य का नाव चलाना है, सत्य का संग्राम ही दुनिया में हुआ है, झूठ का संग्राम दुनिया के किसी भी कोना में नहीं हुआ है। कोई भी क्रांति नहीं हुई, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, रशिया की क्रांति हो, सत्य का ही संग्राम हुआ है। इसलिए सत्य का संग्राम
संपूर्ण क्रांति का संग्राम जनता पार्टी का संग्राम होगा, इसको बनाना है। तो फिर कभी मिलेंगे और फिर जब जब मौका आएगा। धन्यवाद। हम सभी को तेज नारायण बाबू अतीत से लेकर के जनता पार्टी के इतिहास से लेकर के सभी बिंदुओं पर उन्होंने की आगे की कड़ी में मैं आग्रह करूंगा जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामाश्रय दीक्षित जी से कि अपने वैचारिक पृष्ठभूमि हम सबों के बीच में रखें। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भैया श्यामनंदन जी, बंधु मिश्रा जी, श्री तिवारी जी, श्री बेनीवाल जी, भैया अशोक जी, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। जब धरती करवट बदलती है कुछ होता है। एक समय की बात थी, श्रीमती इंदिरा गांधी का एक विशेष दबदबा देश में था। आप लोगों ने देखा सुना होगा, कुछ लोगों ने, हमारे जैसे प्रचंड स्वभाव की होने से जनता के बीच में अर्जी का कारण बन जाता है। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, टेढ़ा मेढ़ा चला दिया, जनता का मन मस्तिष्क उनके शासन से उड़ गया। आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है? आंदोलन क्यों खड़ा होता है? आंदोलन जब विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है, समसामयिक व्यवस्था नहीं रहती है, तब लोग झेलते झेलते जब थक जाते हैं और एक नहीं सभी लोगों के मन में एक हलचल पैदा हो जाती है, तब वो आंदोलन का स्वरूप लेती है। दो चार व्यक्ति सम्मानित जब वार्ता करते हैं तो उसके साथ सभी लोग लग जाते हैं। आंदोलनकारी नेता श्री जयप्रकाश नारायण, व्यवस्था बिगड़ी थी, उन्होंने आकलन किया, उनके साथ ही लोगों ने आकलन किया। आंदोलन बिहार में आरंभ हुआ विद्यार्थियों की तरफ से। हमारे तेज नारायण भाई विद्यमान हैं। चट्टी मोड़ पर बैठ कर विद्यार्थी लोग घर से खा पी के जाएंगे, बच्चे हैं, इनका तो इतना भूखा नहीं रहा जा सकता। अब कहेंगे भूखे हंगर स्टाइल। किसी चौराहे पे बैठ गए, 10-5 विद्यार्थी लोग बिछाना बिछा के एक रजिस्टर रख दिया। आओ भाई, क्या बात है कि हम भाई भतीजाबाद बेरोजगार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद एक आवाज उठा रहे हैं, आप सहमत हो तो दस्तखत करें। दस्तखत करने वाले बड़े दयालु। कभी की बात है कि किसी चित्रकार ने एक चित्र बनाया और चौराहे पर टांग दिया कि इसकी अच्छाइयां, इसकी खामियां चिन्हित करें। तो लोग जाते कहीं ये, कहीं नाक टेढ़ी, कहीं बाहों, कहीं कान, कहीं नाक, कहीं आंख, ऐसा करके चिन्हित करते हैं, ये कमी, ये कमी, ये कमी, वही फोटो। फिर दूसरे चौराहे पर टांगा कि इसकी विशेषता बताइए, तो 1 लाख की विशेषता है। अरे जनता तो उसके साथ चलती है जो समरस, समृद्ध, सम्मानित और समर्पित व्यक्ति होता है। जनता उसके साथ चलने में नेको कुताही नहीं करती। ये प्रकाश उसी कड़ी में आए, विद्यार्थियों के आंदोलन की बागडोर संभाली। और बिहार की तो बात छोड़ो, विद्यार्थियों की बात छोड़ो, घर द्वार, परिवार, ऑफिस,
खेती क्यारी, कामगारी, विद्यालय सभी आंदोलित हो गए, सब खड़े हो गए और एक सुर से व्यवस्था के विमुख हो गए। और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ही नहीं, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके कहां फेंक दिया, क्या कहते हैं उसको, दवाई के लिए भी लोग नई संसद में पहुंचे। तो भाई यहाँ एक विचार है, भारत की जनता हर भले का समर्थन करती है। विद्यार्थी लोग कहा कहते थे जयप्रकाश के आंदोलन के समय कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसी प्रकार का जोर जुल्म अन्याय होगा हम खड़े हो जाएंगे। हुए देखो भाई इंदिरा का खेल, लड़काई की बातें, खा गई राशन, पी गई तेल, न तो मिट्टी का तेल मिलता था, राशन की कुताई थे, तो कुछ कुछ कहते रहते थे। गफूर साहब की सरकार थी बिहार में, तो गफूर साहब को कुछ भली बुरी कहते थे, गफूर तेरी कब्र बनेगी कॉलेज के पाखानों में, जो कुछ मन में आया था। जयप्रकाश नारायण ने कुछ नारे भी दिए थे, उनका भी प्रभाव पड़ता था। जयप्रकाश बाबू के साथ में भारत के तमाम प्रबुद्ध क्वालिटी के लोग साथ हो गए। राजनीति के महापंडित लोग जयप्रकाश के पीछे चलते। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, नीलम संजीव रेड्डी, मुरार भाई देसाई और युवा तुर्क नेता कहाए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर जी, अपने जमाने के संसद में गड़गड़ाने वाले व्यक्ति थे, युवा तुर्क नेता ही कहे जाते थे। चंद्रशेखर जी आ गए साथ में, किसानों की जमीन पर, किसान की जमीन से उगने वाले और किसानों के दर्द को समझने वाले और किसान के लिए हर परिस्थिति में खड़ा होने वाली चौधरी चरण सिंह जी सामने आ गए। दलित और कुचले लोगों को सही सलामत अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान की दृष्टि से उनका सम्मान करने के लिए, स्थान दिलाने के लिए बाबू जगजीवन राम साथ आए। कर्नाटक के श्री रामकृष्ण हेगड़े, पीलू मोदी, जॉर्ज फर्नांडिस, जनता कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टी के लोहिया जी के बाद में राजनारायण जी साथ में रह गए और बहुत बहुत बड़े बड़े समाजवादी श्री तिवारी जी जो कृषि वो थे होम मिनिस्टर, रामानंद तिवारी, सभी लोग आए, सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग हुआ, एकदम आमूल चूल परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन हुआ फिजिकल। परिवर्तन कैसा हुआ? मुक्त हुए, हमें मुक्ति मिली, पर मिली न सुख की छाया, अब बंधनहीन हुए हम, फिर भी छार हो गई काया। जनता पार्टी की जो सिपाही थे श्री जयप्रकाश जी के साथ रहने वाले, उनके मन में कहीं दूसरी कब छिपी हुई थी। श्रीमान लालू प्रसाद यादव उसी आंदोलन की उपज है, नीतीश बाबू भी उसी आंदोलन की उपज है। बिहार की बात कहता हूँ, श्री मुलायम सिंह यादव जी, कल्याण सिंह जी, ऐसे देवीलाल जी, कौन कौन, ये सभी लोग उसी की उपज है। उनमें से कुछ लोग तो बूढ़े ठेले तो ठीक ठाक रहे, किनारे लग गए, और जिनके अंदर कुछ पौरुष था वो डटे और जयप्रकाश की बताई हुई बात के ठीक खिलाफ चल दिए। अगर ऐसा न होता तो काहे के जेल जपड़ी की बात होती, जनता के बीच में जयप्रकाश जैसा सम्मान मिलता। अगर सही सलामत ईमानदारी से काम करते तो तुमको सेकंड जयप्रकाश कहा जाता। ऐसा न
यही जयप्रकाश जी का एक पॉइंट था, रेडिकल चेंज का। मौलिक परिवर्तन चाहिए। मौलिक परिवर्तन के माने बंधुवर ये हुआ कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए। जब हमारे अंदर भाई भतीजावाद रह गया, परिवार की, गांव की, समाज के एक बहुत बड़े नेता हुए, अब छोटा सा पंचायत ग्राम था, ग्राम सभा पंचायत थी, तो जिला छोड़ दिया, प्रखंड छोड़ दिया, अपने गांव में सारी दुनिया उतार के रख दी। बड़ा अच्छा किया आपने, अपने गांव को तो बहुत आगे ले गए। लेकिन जब आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक पूछेगा कि श्रीमान जी आपने क्या किया, तब क्या जवाब दोगे? न्याय चाहिए। हर बिंदु पर न्याय नहीं होगा तो न्याय का रिवर्स उल्टा होता अन्याय। अन्याय होगा तो काम बिगड़ जाएगा। अब समस्या यहां उठती है, हम लोग अपने घर की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि कभी आरएसएस के गुरु जी कहने वाले माधव सदाशिव गोलवरकर जी, नाम कोई जानता होगा, उन्होंने कभी कहा था कि मुझे दीनदयाल जैसा 2 दीनदयाल और मिल जाए तो दुनिया पलट दूंगा। दीनदयाल उपाध्याय तो प्रचलित नाम। उसी तरह से दीनदयाल जी के बारे में इतना साफ सुथरा आदमी कहीं भी, कहीं किसी कोने में कहीं कोई चिन्ह नहीं लगा सकता। समर्पित जिंदगी रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के लिए, समाज के लिए। उस तरह से जीवन बना करके राजनीति की जाती तो राजनीति इतनी गंदी नहीं होती। राजनीति जब से देख सुन रहे हैं तब से यही शोषण का कार्य हो रहा है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। राजा हुआ तो उसे विशेष सुविधा चाहिए, महाराजा हुआ उससे ज्यादा सुविधा चाहिए, जिम्मेदार हुआ तो उसे अपने हिसाब से सुविधा चाहिए। अरे भाई, सबका एक जगह ये सोचा जाए, किसी को 150 रुपया पर्याप्त हो, किसी को 10,000 पर्याप्त, ऐसा माना जाए। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म विचारधारा के लोगों का भी सोच है इस बिंदु पर है कि अंतर पद के हिसाब से व्यवस्था बनाने में कुछ अधिक खर्चा हो सकता है। अब जीवन तो एक तरह सामान्य होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि में भी उसी बात का ध्यान रखें। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये तीनों पॉइंट कमजोर पड़ गए भारत में, जबकि अपने समय में ये तीनों एक साधु का वेश बना के निकले, और स्वयं और उनका एक भाई, अब बोझा के लिए उनकी पत्नी। सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पत्नी ना होती तो सुरक्षा की बात कम करनी पड़ती उनको। तो 2 ही भाई निकले, और संगठन की वो क्षमता है कि संगठन करके रावण जैसे विश्व नहीं त्रिलोक जयी उतना बड़ा व्यक्तित्व था, इतना दबंग रावण था कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी और 10 मुख बस बरती नर नारी। 10 मुख के रावण के सब बस में थे। ब्रह्म सृष्टि में जितने लोग, देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, सभी डरते थे, सबसे अपना बेगार लेता था। ऐसे प्रचंड शक्तिशाली, और इतना तो उसका प्रभाव था, उसे अपने में कितनी ताकत, चलत दशानंद डोलत अपनी, अब गरजत गर्भ श्रवय सुर रमणी। जब चलता था तो जमीन हिलती, गर्ज देता तो देवताओं की, महिलाओं के बच्चे गर्भ गिर जाते थे। उतना प्रचंड शासन से एक वनवासी राम जी जाके टक्कर लिए, बंदर भालुओं को एकत्र किया और पत्थर को तहरा जब पानी में बना दिया। इतना बड़ा काम किया कि सिंधु के ऊपर, समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। इस संगठन में ताकत है। ये हमें क्या बताती कि संगठित होके एक साथ तन मन से लगोगे, तन मन धन से, तो कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो पार न लग जाए। तो हमको संगठन के साथ चलना है, एक दूसरे का मान सम्मान ध्यान रखना है,
हमारे पूर्व वक्ता ने कहा सबका ध्यान रखना होगा। सिपाही से लेके सिपे सालार तक समान होते हैं देश की व्यवस्था के लिए। किताब में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को शायद, कुंभा का स्वदेश प्रेम। राणा ने कहा कि बूंदी पे फतेह करेंगे, बूंदी किला पर। अब बूंदी फतेह नहीं कर पाए तो कि पानी नहीं पिएंगे, तो पानी नहीं पिएंगे मर जाओगे, खाओगे नहीं मर जाओगे। तो मंत्रियों ने सलाह की कि बूंदी का किला बना करके फर्जी किला यहाँ बना दो, उसे तोड़ दो, खाना पीना शुरू करो, फिर लड़ेंगे, बूंदी फतेह करेंगे। वहाँ कुंभा नामक एक सिपाही उनकी सेना में था। जब बूंदी के किला को तोड़ने के लिए राणा चले तो कुंभा ने लड़का कि प्राण बेचे हैं, हमने प्राण बेचे तो अपना समाज का, देश का, सबका विकास होगा और सब लोग सुखी होंगे। हमारा जीना और हमारा हम लोगों का कार्य करना सब सफल होगा। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर जी ने बोला कि नारी शक्ति को भी आगे आने का मिलना चाहिए मौका। तो बस इतना ही चाहूँगी कि इस पार्टी में हमारी और भी बहनें ऐसे आएँ कि जो इस पार्टी को बहुत आगे तक लेके जाए। बस इतना ही है। कुछ कहने सुनने से पहले इस धरती पर जन्मे, शांति का पाठ पढ़ाने वाले, अहिंसा का संदेश देने वाले, भाईचारा का उपदेश देने वाले, मानवता का संदेश देने वाले ऋषि, गुरु, मुनि एवं संतों के चरणों में मैं अपनी ओर से और तमाम आगंतुक की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जनता पार्टी के संस्थापक, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चरणों में भी अपनी ओर से और मंचासीन सभी आगंतुक पदाधिकारियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। आगे की कड़ी में जनता पार्टी के नवनियुक्त और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में उपस्थित जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रामाश्रय दीक्षित जी और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेज नारायण बाबू को मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों में से जनता पार्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर सम्मानित किए जाने वाले अशोक कुमार श्रीवास्तव जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत की कड़ी में मैं श्याम नंदन प्रसाद, सुरेश कुमार जी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश बेनीवाल जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदेश्वर कुमार का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर एवं अन्य स्टेट में संगठन की जिम्मेदारी दी जानी है राम गोविंद स्वरूप मिश्रा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में सतीश कुमार प्रेमी जी, धनंजय कुमार जी एवं रवि कुमार जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत के क्रम में मैं रमन कुशवाहा जी, जो दिल्ली में महिला प्रकोष्ठ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम देखेंगी, रमन कुशवाहा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मीडिया बंधु का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आज हम आजाद देश के नागरिक हैं। हमारी अपनी सरकार है। हमें हर क्षेत्र में अपने पूर्ण विकास का अधिकार प्राप्त है। ऐसे शब्द कहने से पहले मेरे जीभ लड़खड़ाने लगती है कि कैसी है यह आज़ादी,
कैसी है यह स्वतंत्रता, कैसी है यह विकास की कड़ी। जहां देखो वहां अत्याचार ही अत्याचार, शोषण ही शोषण, उत्पीड़न ही उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, हमें आजादी कैसे मिली इसकी कहानी सर्वविदित है। फिर हम उन वीर सपूतों की चर्चा किए बगैर नहीं रह सकते जिन्होंने आजादी हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, दुष्ट अंग्रेजों की गोलियां खाई, लेकिन उनके सामने सर नहीं झुकाया। आजादी के क्रम में किए हुए घटना को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौल उठता है। शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार का अंग्रेजों ने पिटारा ही खोल दिया था। अंत में क्रांति की लहर कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रही, सभी भारतवासी क्रांति में कूद पड़े। जो जहां था वहीं आंदोलन शुरू कर दिया। थाने को जलाए गए, टेलीफोन का तार काटा गया, रेल की लाइन उजाड़ी गई, पुल को तोड़ दिया गया, संचार के साधन को बंद किया गया, आवागमन को बंद किया गया। तब अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत में टिकना मुश्किल है, तब इस देश को आजाद घोषित किया गया। साथियों, दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज ने देश का शोषण किया, जनता का शोषण किया, यहाँ के सभी वर्ग चाहे सारी विधि व्यवस्था का शोषण किया। लेकिन अंग्रेज तो चले गए। चले जाने के बाद क्या यहाँ की जनता गुलामी से निकल पाई? स्वतंत्रता उसको मिली? नहीं मिली। अगर पूछा जाए कि क्या आज हम स्वतंत्र है, कौन ऐसा क्षेत्र है, कौन ऐसा विभाग है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, जहां देश का लूट नहीं हो रहा हो, जनता की लूट नहीं हो रही है? कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि भ्रष्टाचार अर्थात हर दिशा से जनता का देश का लूट हो रहा है। इसी उद्देश्य से इस पीड़ा को देखकर जयप्रकाश नारायण जी ने एक आंदोलन सामने आया जिसका नेतृत्व किए और 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी की स्थापना हुई लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। उनके सहयोगी के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्री चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, रामनंदन मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे सहयोगी के रूप में उपस्थित रहे। जनता पार्टी शासन में आई। कुछ अंदरूनी मतभेद के चलते 2.5 साल में ही जनता पार्टी का शासन अर्थात जनता पार्टी का सरकार गिर गया। आज हम जो व्यवस्था को देख रहे हैं, जिस सिस्टम को देख रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, अर्थात जनता को हर तरह से शोषित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जनता पार्टी फिर बीच में लंबे समय से सुसुप्त अवस्था में थी, लेकिन 19 मार्च 19 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता मिली। लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा। उसके बाद 8 अगस्त 19 को जनता पार्टी का सिंबल जो चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, उस सिंबल को रिलीज कराया गया। जनता पार्टी का सिंबल रिलीज होने के बाद 4-5 स्टेट में जनता पार्टी इसी सिंबल से चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद फिर जनता पार्टी आपके बीच है, आपके सामने है और हमें भरोसा है कि आप सभी आगंतुक, आप सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जनता पार्टी को एक नई दिशा और दशा मिलने वाली है और मिलेगी। इसी उद्देश्य से आज जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का जो सम्मान समारोह रखा गया है, इसमें सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, मनोनयन पत्र दिया जाएगा।
सबका फोटो आना दे सरकार कहाँ पे किसका है राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय महासचिव। अरे मलबा का उपयोग भी तो होना चाहिए। खासों से किसी का सम्मानित है अशोक जी हम बस आपका फॉर्म बड़ा अच्छा। अरे उनको ठीक है ले लीजिए। चलिए नरेश बेनीवाल जी। अरे वाह दिल्ली दिल्ली का कमाल संभालना है। घोषणा तो कर दिया हमने। कोई में वहाँ श्यामनंदन बाबू। इतने लोग बहुत बड़ी सीट है। सीधे आवश्यकता मुझसे है। ये हम लोगों के राष्ट्रपति महोदय को पहरा दिया जाए हमारा। पार्टी का भी काम करना चाहिए। स्पीच ले लूँ कितने लोग बस बुलंदी के साथ आइए श्री सुरेश जी। देशों के पूरा संगठन का काम देखना है। दक्षिण भारत इन्हीं के हाथ में है। ये साउथ इंडियन है। राहुल जी हर जगह है। यहाँ पर नोट